ये जो एक ईंट शहीद के नाम, क्या सोचकर आपने ये इनिशिएटिव उठाया? मैंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन एक सैनिक को मरते हुए जरूर देखा है। कहते अच्छा पितरदान करते हो आप? तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कहा जी नहीं, मेरे घर में से कोई ऐसा नहीं है जो देश के लिए शहीद हुआ है। तो कहते हाँ, आप उनका पितरदान कर रहे हो। जो आपने एक इनिशिएटिव लिया था, ये किस तरीके से आप उनके सामने लेकर? हर तरह से मुसीबतें, हर रोज़ नई मुसीबत। कभी कोई आरोप लगाए जी, ये तो जी पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जी, ये तो पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट हो रहा है जी इसमें, पॉलिटिकल भी प्रेशर। तो जो उनकी शहीदों की आत्माएं होती थी ना, तो मैं उनसे बात करता था बैठ के। कोई भी फसल होती है उसको नाम दिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जिसको नाम नहीं दिया जाता। और जिसका नाम है वो है। एक हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब चीज़ें होती हैं संसार में। चंडीगढ़ की तरफ से सवार घाट की तरफ से 2 बसें इकट्ठी आ रही थी इस तरफ को, बिलासपुर की तरफ। तो कट था, मुझे नहीं दिखाई दी दोनों बसें। और एक लख्त मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया और मैंने गाड़ी का कट मारा और मैं पहाड़ के नीचे मेरी गाड़ी। क्या वो बात सही थी कि आपने किसी पर हाथ उठा दिया था? नहीं, ऐसे उसने बोला देखिए मैं कश्मीर से भारत में आया हूँ। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा एक्सक्यूज मी सर, आप कश्मीर से बार बार भारत में आने की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर ही भारत का है। जब एक सही सोच लेकर चलते हैं तो आसपास कुछ लोग छोटी सोच के कारण आपको पीछे खींचने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ वहाँ पर हमारे साथ। तो शुरुआत में जो मेजर मैंने प्रेम सिंह मिन्हास की जिनकी बात की, तो वो सबसे पहले अपने परिवार की तरफ से वहाँ पर पूरा सामान लेकर आए। फिर गाँव को इकट्ठा किया, दूसरे गाँव को इकट्ठा किया, तीसरे गाँव को इकट्ठा किया। फिर उसके बाद तो बहुत लोग जुड़ने शुरू हो गए इस काम के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से प्रणय स्टूडियो की ओर से पॉडकास्ट विद आरजे पंकज पम्मू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे हमारी कोशिश होती है हर बार अपने साथ स्टूडियो में किसी ख़ास पर्सनैलिटी को लाना, आज मैं उनसे आपको रूबरू कर रहा हूँ। लेकिन आपको पहले कहना चाहूँगा मैं कि आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रणय स्टूडियो के हमारे इस यूट्यूब पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि आप भी किन्हीं पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि हम उनको स्टूडियो में बुलाएं, तो उसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आज की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ ही बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है संजीव राणा जी। और संजीव राणा जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप आए। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। आपको बताना चाहूँगा कि संजीव जी के साथ जब इनके साथ थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है तो इनके चेहरे पे स्माइल होती है, लेकिन इनको उकसाना पड़ता है स्माइल के लिए। संजीव जी, बड़े टाइम से हमारी ये प्लान चल रहा था, क्योंकि आपके बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रयास है आपका, बहुत ही बड़ा प्रयास कहें या उसे देश के हित में एक आपकी ओर से शुरू की गई एक ऐसी श्रद्धांजलि, एक ऐसा प्रयास है जिसमें भारत के हर देशवासी को जुड़ना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैं बात करना चाहूँगा कि इससे पहले कि हम उस प्रयास की बात करें, पहले संजीव जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये जो एक ईंट शहीद के नाम, आपका जब ये विचार आया, जब आपने सोचा, क्या सोचकर आपने ये इनिशिएटिव उठाया? मतलब पंकज जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। एक ईंट शहीद के नाम एक ऐसा अभियान था जो देश के साथ जुड़ा हुआ था, देश के सैनिकों के साथ जुड़ा हुआ था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली में जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। तो जब उस प्रोटेस्ट के बारे में हमने पूछा तो पता चला कि कोई यहाँ पर सैनिक थे, वो शहीद हुए थे और सरकार ने उसके नाम से कुछ यहाँ नहीं बनवाया अभी तक, और सरकार ने कुछ ऐसा वादा किया था। तो काफ़ी जाम लगा हुआ था, हम भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। तो हमने भी कुछ वहाँ पर नारे नूरे लगाए सरकार के ख़िलाफ़ और आगे चले गए। लेकिन जाते जाते ध्यान में आया कि यार, जो शहीद हुआ है, हम सब लोग कहते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी है, और वाकई उसने हमारे लिए जान दी है, लेकिन जो वो शहीद का जो स्मारक बनाना था वो सरकार क्यों बनाए? अगर हमारे लिए उसने जान दी है तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? तो मन में भावना आई
कि इसका जो खर्चा है वो हमने फिर वहाँ पूछा, जाकर फिर वापस पूछा भी तो इसका खर्चा कितना आएगा। तो वहाँ पता लगा कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। तो फिर हमने दोस्तों ने आपस में मिलकर सोचा कि भी ऐसा है कि लाख रुपए खर्चा आएगा, चलो हम सब मिलकर बनवाते हैं, 5-6 दोस्त मिलकर बनवा देते हैं। कि सरकार कब बनाएगी, कैसे होगा, उसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे लिए उसने जान दिया तो हम भी कुछ कर सकते हैं उनके लिए। तो लेकिन धीरे धीरे मन में हर रोज़ मन में आता था कि भाई उसने हमारे लिए जान दी है, देश के लिए जान दी है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। हम मंदिर गुरुद्वारे तो हम बनवाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी तो उनके लिए हम क्यों नहीं कुछ बनवा सकते। तो धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होता रहा, मन में होता रहा। फिर हुआ कि हम 5 लोग क्यों बनवाएं, जान तो पूरे देश के लिए दी है, तो क्यों ना हम और लोगों को जोड़े। फिर मन में आया कि यार भी जब कोई व्यक्ति समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर में आरोप बड़े लगते हैं, किसका क्या इंटरेस्ट है, ये तो चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ कुरुक्षेत्र में क्यों बनवाने आए हैं, इनका हो सकता है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या कोई पीछे कोई पैसे का ऐसा कोई इंटरेस्ट हो। तो इन सारी चीज़ों को हमने 6 महीने तक यही सोचते रहे कि करना तो है, लेकिन ये आरोप भी ना हम पर लगे और समाज ये खुद काम कर दे आके। फिर एक हमारे दोस्त हैं, फिर उन्होंने इसको एक नाम दिया, उसका नाम दिया एक ईंट शहीद के नाम। अच्छा, ये एक ईंट शहीद के नाम क्यों, मतलब एक ईंट शहीद के नाम कि जैसे हम घर घर जाते हैं, कोई मंदिर या गुरुद्वारा बनवाते हैं तो लोगों से डोनेशन लेते हैं जाके, भाई हम अपने गांव में, अपने सेक्टर में हम कोई मंदिर बनवा रहे हैं, गुरुद्वारा बनवा रहे हैं, तो कलेक्शन इकट्ठी करते हैं। तो हमने सोचा कि ये कलेक्शन तो हमने इकट्ठी नहीं करनी, परंतु हम हर घर से एक एक ईंट लेंगे, क्योंकि हर घर से एक एक ईंट लेने का मतलब कि उस परिवार का भी एक योगदान उसके लिए होगा। देखिए, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने भगवान को देखा नहीं, लेकिन एक सैनिक को मरते हुए ज़रूर देखा है, यानी हमारे लिए उसने अपनी जान दी है। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर उस सैनिक का मंदिर बनवाएं। जैसे मंदिर बनवाते हैं तो वो स्मारक जो है वो एक मंदिर का रूप ही होता है, क्योंकि जैसे हम भगवान को पूछते हैं ऐसे हम एक सैनिक जो हमारे लिए वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो हम उसको भी ऐसे सम्मान देते हैं, उसको भी ऐसे पूछते हैं। तो फिर मन में आया कि चलो हम गांव-गांव में चलते हैं, हर घर से एक एक ईंट लेते हैं और उस एक एक ईंट से ही शहीदों के स्मारक जो बनने हैं या जो वहाँ पर हमने बनाना था, पहला हमारा कंसेप्ट था कि हमने उसी को बनवाना है जिसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर भी उसको हम बनवाएंगे। तो जब हम गए, गांव में गए, बात की हमने, तो पहले लोगों का माहौल था कि अच्छा है तो बनना चाहिए, हम मिलकर बनवाते हैं। तो लेकिन वो गांव के लोगों में, मैं उस गांव का आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की बाद में सोच चेंज हुई। तो लोग क्या कहते थे हमें कि ये जो सैनिक शहीद हुआ है ना, इसके परिवार को बहुत पैसा मिला है, इसका परिवार तो हमसे भी अमीर बन गया, हम क्यों बनवाएं। ये सवाल लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया था। आपका क्या इंटरेस्ट है कि भी आप चंडीगढ़ से यहाँ पर आ गए हो इस मार्ग को बनवाने के लिए। देखिए, हम तो नहीं जी इसके लिए कुछ करेंगे। गांव में से हमें किसी भी व्यक्ति की सपोर्ट नहीं मिली। ये वही लोग थे जो पहले प्रोटेस्ट सरकार के अगेंस्ट कर रहे थे आपने हाँ, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, अब वो ही पीछे हट रहे थे। तो हमें लगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमारे भी हो क्या रहा है ये सारा कुछ। तो कोई हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। उसको करने को हम 8-10 लोगों की हमारी टीम, अच्छी टीम बन गई थी। वो काम करते करते, सोचते सोचते हम खुद कर सकते थे उसको, लेकिन मन में ये धारणा थी कि भी सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे और सब लोगों को योगदान से ही इसको बनवाएंगे। तो ऐसे हमारे मन में कल्पना थी और उसको हमने पूरा करना था। लेकिन क्या था, गाँव के लोगों ने सपोर्ट नहीं की हमें। फिर क्या हुआ, मैं पंकज जी आपको बताऊँगा भी कैसे बदलाव आया। वो नदी के किनारे गांव था और उसी नदी के किनारे हमने उसको बनवाना था।
गर्मी का मौसम था, जून जुलाई का मौसम था। हम ऐसे 7-8 लोग जो चंडीगढ़ से आए थे, उस गांव के कोई लोग नहीं थे। हम जो यहाँ से जाते थे वहाँ पर उस गांव में इस कल्पना के साथ में, तो पेड़ के नीचे हम बैठे थे और सोच रहे थे यार इसको कैसे करें, लोग तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फिर मन में आया चलो यार हम खुद ही कर देते हैं, शायद लोगों की अब श्रद्धा नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो हमारे पास में एक साइकिल पे व्यक्ति आया, कहते साहब जी आप इसको बनवाने के लिए आए हैं यहाँ पर? मैंने कहा हाँ हम इसको बनवाने के लिए आए हैं। कहते जी मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो हमें बड़ी एक खुशी मिली भी, चलो कोई तो व्यक्ति आया। और वो बड़ी गर्मी का समय था, साइकिल पे जैसे हरियाणा में होता है ना, धोती कुर्ता उन्होंने डाला हुआ था और ऐसा लग रहा था भी शायद ये खुद फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, जज्बा था। तो कहते साहब जी मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बताओ। कहते इसके लिए जी मैं 1 ट्रक ईंटों का दूंगा। हमने कहा वाह क्या बात है। बंदा आया, खुद चलकर आया हमारे पास में, वो कहता जी 1 ट्रक ईंटों का दूंगा। तो हमें थोड़ी खुशी हुई भी, चलो ऐसा है कि 1 ट्रक तो आया ईंटों का। फिर बैठ के सोचा नहीं यार इस काम के लिए हमने थोड़ी ना शुरू किया था इसको। अगर यही 1 ट्रक हम ईंटों का दे देंगे और इन्हीं के ट्रक से ये चीज़ बन जाएगी तो समाज तो जुड़ा नहीं, हमें तो समाज को जोड़ना था उसके साथ में। तो फिर हमने उनको बोला कि साहब जी ये हमारा कंसेप्ट नहीं है, हमारा तो ये है कि आपके घर में अगर 5 लोग रहते हैं आप हमें 5 ईंटें दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं साहब जी ऐसा नहीं, आप मेरे को ऐसा करो, मेरे को ना मेरे गांव का जुम्मा मुझे दो आप, मैं अपने गांव में हर घर घर में जाऊंगा और ऐसी 1-1 ईंट लेकर आऊँगा इसके लिए। तो मैंने कहा जी ये हो सकता है, आप लेकर आ सकते हैं? कहते हाँ मैं लेकर आ सकता हूँ, मैं तो इसी गाँव का हूँ ना जी, हो सकता है आप पे विश्वास ना कर रहे हों गाँव वाले। हमने कहा ये भी बात ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो जैसे ही वो वहाँ से गया तो उसके 10 मिनट के बाद में एक व्यक्ति आया और वो दूर से देख रहा था, नोट कर रहा था कि ये इनके साथ क्या बातचीत कर रहा है, जो हमारे पास आया था मिलने के लिए। तो दूसरा व्यक्ति आया तो उन्होंने कहा भी राणा जी जो ये व्यक्ति आपके पास में अभी आया था ये कौन है व्यक्ति, आप जानते हैं इसको? मैंने कहा हम नहीं जानते इसको, लेकिन इसने हमें ऐसे से बात की है। कहते आपको पता भी है इसके बारे में भी कौन है ये? मैंने कहा नहीं। कहते इसका 3 बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है और चाय की रेडी लगाता है, और इसको डॉक्टरों ने बोला है कि ये तेरी जो ऑपरेशन हम अब करने वाले हैं वो सक्सेस होगा या नहीं होगा उसका पता नहीं हमें। हमें बड़ा हम इमोशनल हुए सारे भी यार, देखो जो व्यक्ति जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है और वो व्यक्ति आके हमें कहता है कि मैं 1 ट्रक ईंटों का दे दूंगा और खुद चाय का काम कर रहा है। यानी वो व्यक्ति बहुत गरीब था, रेडी लगाता था वो चाय की। उसकी भावना को देखकर मन में गुस्सा भी आया कि यार इतनी गर्मी के दौरान ये बंदा हमारे पास में आया। तो हम इकट्ठे होकर उसके पास में गए। तो मैंने बोला ताऊ आप ठीक नहीं किया आपने ये वाली बात। तो कहते क्या हुआ बेटा जी? मैंने कहा आपको इतनी बड़ी दिक्कत है और आप फिर भी इतनी गर्मी में हमारे पास आए और आप हमें ये कह के गए हैं कि मैं अपने घर घर से 1-1 ईंट इकट्ठी करूँगा। नहीं आपने नहीं करना। मैंने कहा ये काम। कहते नहीं साहब जी ऐसा है कि मेरे जो पोते हैं ना वो बोलते हैं कि आपने क्या किया जीवन में, अब मुझे ये मौका मिला है कि मेरा समय कितना है कितना नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी चाहता हूँ अपने देश के लिए कुछ करके जाऊँ। उसने तो जान दे दी है देश के लिए, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो मैंने अपना देश के लिए कोई योगदान दिया हो। और अब मेरी इच्छा है कि मरते मरते वक्त इस सैनिक का जो है वो मैं बनवा के जाऊँ, ताकि मेरा पोता मेरा दोता ये कहे ये देखो इसके लिए मेरे दादा ने मेरे नाना ने योगदान दिया था। उस व्यक्ति ने पूरी सोच को बदला। जैसे संजीव जी से हम बात कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत, ये सिर्फ आपने अभी जो सुना है, अभी आपने एक अनुभव एक बात इनकी सुनी है। और जब इन्होंने ये शुरुआत करी थी तो ये शुरुआत सहयोग देने के लिए और साथ जो जुड़ा था, ये एक ऐसी सोच थी जिससे पूरा देश प्रभावित हुआ। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी ने, बिल्कुल मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी उनके साथ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो किस तरीके से आप अपना ये
अपना जो आपने एक इनिशिएटिव लिया था, ये किस तरीके से आप उनके सामने लेकर? मैं आपको बताऊंगा, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि हमने एक सही स्मारक बनवाना था सिर्फ। जब वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा और वो गांव-गांव में गया तो उस पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए और हर घर ने, हर बच्चे ने थोड़ा थोड़ा योगदान हमने सबसे लिया और उसको 1.5 से 2 महीने में उसको वहाँ पर वो बनकर तैयार हो गया। मैं आपको ये कहूँगा, वो मैंने नहीं, वो समाज ने बनाया उसको। हमने तो सिर्फ एक लोगों के अंदर एक भावना को जगाने की कोशिश की थी और वह हम कामयाब हुए और वो बन के तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे स्थान से फ़ोन आ गया हमें कि जी आपने वहाँ पर बनवाया है ऐसे ऐसे करके। जी देखो, मेरे भी जो पति हैं वो भी बीएसएफ में थे, उन्होंने भी शहादत दी है देश के लिए, लेकिन उनके नाम से कुछ नहीं बना। तो ऐसे फिर हमें लगा भी वो भी बनवाना चाहिए। ऐसे जो एक हमने बनवाना था वो एक मुहिम का पार्ट बन गया था और ऐसे करते करते हमने हरियाणा में 3 स्थानों पे बनाया। उसके बाद में हम हिमाचल गए। हिमाचल के बिलासपुर में, जो कि चंडीगढ़ से लगभग 80-90 किलोमीटर यहाँ की दूरी पर है, तो वहाँ पर एक भव्य शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। लेकिन जो वो निर्माण था वो अपने आप में एक अद्भुत, हमारे लिए एक नई सोच और नई एक ऊर्जा को लेकर आया। कष्ट बड़े आए। कष्ट क्या आते थे कि भी ये राणा जी चंडीगढ़ से आए हैं, इनका क्या फ़ायदा, ये गांव में क्यों क्यों जा रहे हैं, गांव के लोगों से क्यों क्यों मिल रहे हैं। क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र था और उसमें जो कॉस्ट लगनी थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट थी। वो हमने ये तो ठान लिया था कि इसको बनवाना है, मन में कोई डर नहीं था, लेकिन मन में जो आसपास के होते हैं ना, कुछ जैसे कुछ पॉजिटिव पावर होती है और कुछ नेगेटिव पावर भी साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादातर जब एक सही सोच लेकर चलते हैं तो आसपास कुछ लोग छोटी सोच के कारण आपको पीछे खींचने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ वहाँ पर हमारे साथ में। बिलासपुर में मुझे काफ़ी फेस करना पड़ा हर चीज़ को लेकर, लेकिन वहाँ पर कुछ ही चुनिंदा लोग थे जो, अगर मैं सच कहूँ, जो नहीं चाहते थे कि ये बने। यहाँ पर बिलासपुर में जब हम उसका निर्माण कर रहे थे तो 146 लोग जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दी वो बिलासपुर के थे। तो वहाँ पर काम करते करते मैं किसी हीरे को ढूंढ रहा था। हीरा कौन? कि जिसमें देशभक्ति का पूरा जज्बा हो, कर सके जो। वहाँ भी मेरे साथ एक ऐसी ही कल्पना हुई कि मेरे को फ़ोन आया कि साहब जी वो जो शहीद स्मारक है ना, तो उसके लिए हम योगदान करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कौन? तो कहते साहब जी हम तो फौजी फैमिली हैं, मेरा भाई भी देश के लिए कुर्बान हुआ है, तो हम भी कुछ करना चाहते हैं। तो मैं उनसे मिला, उनका नाम था मेजर सूबेदार प्रेम सिंह मिन्हास। मैं उससे मिला तो उस व्यक्ति में ऐसा लगा देखकर कि भी वाकई भी जो यहाँ पर होने वाला है, जो बिलासपुर में जो निर्माण होने वाला है, इसी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इस सारे काम में। तो उस व्यक्ति में देश के प्रति जज्बा था। सैनिकों की, खुद फौजी था, लेकिन फौजी और भी थे, लेकिन उसमें एक जज्बा था कि इस काम को सिरे चढ़ाना है और अच्छे से चढ़ाना है हमने। तो वो व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे मेरी उनसे मुलाकात होती रही, मिलते रहे हम, और उस व्यक्ति को हमने हिमाचल का जो हमारी जो समिति थी ये, उसका हमने उसको संयोजक लगाया। लेकिन हिमाचल में क्या दिक्कत थी, तो हमारे एक वहाँ पर डीसी साहब थे विवेक भाटिया, तो वो भी कहते थे राणा जी ये बन तो रहा है, आप कहते हैं कि हमने पैसा भी नहीं लेना किसी से, तो ये बनेगा कैसे? हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे और ये बनेगा। तो विवेक भाटिया जो डीसी थे, उन्होंने हमारी काफ़ी, खुद गांव में हमारे साथ जाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, और लोगों की एक मूवमेंट, एक आंदोलन खड़ा हुआ वहाँ पर। हर गांव में, हर बच्चे में एक ही नाम था, बिलासपुर का शहीद स्मारक। एक जज्बा था वहाँ पर, और जो आंदोलन बना तो उसने ऐसा रूप ले लिया कि भी लोग वहाँ पर स्मारक पर आकर, कुछ लोग तो ऐसे थे कि पूजा भी करने लग गए
लोगों को पता लगा यार भाई ये जो काम हमको करना चाहिए था और हम सरकार के पीछे रहते हैं कि सरकार करेगी, ये काम तो हमारा था करने वाला। तो उसके बाद हर गांव में हम जाते थे, हर गांव से 4-5 लोगों की हम एक समिति बनाते थे जिसमें फौजी होते थे, एक्स वहाँ का कोई प्रधान हुआ, युवा हुए, उनकी एक 5-7 लोगों की हर गांव में समिति बनाई हमने और ये कहा कि भी कोई भी व्यक्ति किसी से पैसा नहीं लेगा। आपने सीमेंट देना है, आप एक सीमेंट का बैग दीजिए, आपने 1 ईंट देनी है, आप 1 ईंट दीजिए। उसी तरीके से हमने सारे काम को करना था। जैसे इसकी शुरुआत हुई तो शुरुआत में जो मेजर मैंने प्रेम सिंह मन्हास की जिनकी बात की, तो वो सबसे पहले अपने परिवार की तरफ से वहाँ पर पूरा सामान लेकर आए, फिर गाँव को इकट्ठा किया, दूसरे गाँव को इकट्ठा किया, तीसरे गाँव को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद तो बहुत लोग जुड़ने शुरू हो गए इस काम के लिए और लोगों ने इतनी श्रद्धा के साथ काम किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी श्रद्धा के साथ तो लोग मंदिर को नहीं बनाते थे जितनी श्रद्धा के साथ वहाँ के लोगों ने स्मारक को बनवाया। मुसीबतें बड़ी आई, वही टॉपिक कि राणा जी का क्या इंटरेस्ट है बिलासपुर में, ये क्यों आए, प्रोटेस्ट भी हुए, लोगों ने आरोप भी लगाए, बड़ा कुछ हुआ, बड़ा सहन भी करना पड़ा। जिस तरीके की आप मुसीबतों की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब कोई आप अच्छी शुरुआत करते हैं, नो डाउट बहुत सारे लोग आपसे तरह तरह के सवाल, आरोप बड़े सारे, तो क्या ऐसे ऑब्जेक्शंस वगैरह भी आप पर लगे? बहुत ज़्यादा लगे। अच्छा। कभी कभी मैं अकेले में बैठ के रोता भी था वहाँ पर कि यार मैं घर परिवार सब कुछ छोड़ के आया, और कई बार तो घर वाले भी बोलते थे तू करने क्या जाता है वहाँ पर। और कभी आपका ऐसा भी सिचुएशन आई कि आपको लगा यार अब नहीं मैं कर सकता, मुझे लोग नहीं करने देंगे इस चीज़ को? नहीं, ये ज़रूर लगा कि लोग नहीं करने देंगे, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे करना है। और कहते हैं ना कि भाई मैं जो आपको कह रहा था, भगवान को मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन एक सैनिक को मरते हुए देखा है, हमारे लिए देखा है। और जो वो शहीद स्मारक होता है ना, उसमें उनके नाम लिखे होते हैं जी। तो जब मैं काम कर रहा था, काम करते करते मुझे किसी ने कहा भी राणा जी एक संत हैं, आप संत जी के पास चलते हैं। मैंने कहा यार मुझे नहीं जाना संत के पास में, आप मुझे किसी गांव में लेकर चलो जहाँ से कुछ सामान इकट्ठा हो सके। नहीं, कहते आप चलो। मैं चला गया, संत जी के पास बैठा, उनको मैंने बताया कि महाराज जी मैं ऐसे ऐसे करके कुछ करता हूँ। कहते अच्छा आप पितरदान करते हो आप? तो मुझे नहीं समझ में आया। मैं कहा जी नहीं, मेरे घर में से कोई ऐसा नहीं है जो देश के लिए शहीद हुआ है। तो कहते हाँ आप उनका पितरदान कर रहे हो, जैसे आप घर घर से ले रहे हो ना, तो ये एक बहुत बड़ा, ये आपके हाथों से कुछ हो रहा है, वो घबराना मत, मुसीबतें आएंगी बड़ी ज़्यादा आपके ऊपर में। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी मजबूती मिली और लगा मुझे कि भी हाँ मुसीबतें अभी और भी आएंगी। तो कोशिश की गई, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ना बने। हर तरह से मुसीबतें, हर रोज़ नई मुसीबत, कभी ये मुसीबत, कभी वो मुसीबत, कभी कोई आरोप लगाए जी ये तो जी पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं जी, ये तो पता नहीं इनका क्या इंटरेस्ट हो रहा है जी इसमें, पॉलिटिकल भी प्रेशर और दूसरे प्रेशर भी। लेकिन मैं रात को जहाँ पर वो बनना था, तो मेरा लगाव हो गया था उस स्थान के साथ, उस जगह से वो लगाव हो गया था। मैं शाम को, रात को 8 साढ़े 8 बजे, मैं तो काफ़ी समय मैंने बिलासपुर में लगाया, तो उस स्थान के ऊपर मैं बैठता था जाके। तो जो उनकी शहीदों की आत्माएं होती थी ना, तो मैं उनसे बात करता था बैठ के। तो कुछ लोगों ने कहा कि राणा जी थोड़ा पागल हो गए हैं, अकेले में बात करते हैं बैठ के यहाँ पर, इनको कई बार देखा है ऐसी ऐसी अजीब अजीब बात करते हैं। पंकज जी एक चीज़ बताऊँ, मैं मानता हूँ इस दुनिया में जिस चीज़ का नाम है वो है, उसको नाम दिया जाता है। बच्चा होता है ना, उसको नाम दिया जाता है। फूल है ना, उसको नाम दिया जाता है। कोई भी फसल होती है उसको नाम दिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है संसार में जिसको नाम नहीं दिया जाता, और जिसका नाम है वो है। वो है। कहते हैं ना, एक हनुमान चालीसा में आता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब चीज़ें होती हैं संसार में,
और वो जो चीज़ें होती थी वो मेरी पावर होती थी। जब मैं उनसे बात करता था वो हर कदम कदम पर मेरा साथ देती थी। साथ कैसे देती थी? मैं बिलासपुर से जाता था, चंडीगढ़ की ओर आया मैं, रात का समय था 8 साढ़े 8 बजे का। तो चंडीगढ़ की तरफ से सवार घाट की तरफ से 2 बसें इकट्ठी आ रही थी इस तरफ को, बिलासपुर की तरफ। तो कट था, मुझे नहीं दिखाई दी दोनों बसें, और एक लख्त मेरी आंखों के सामने अंधेरा आया और मैंने गाड़ी का कट मारा और मैं पहाड़ के नीचे, मेरी गाड़ी गई नहीं, मतलब गाड़ी ऊपरी थी मेरी, और लोग नीचे झांक कर देख रहे थे कि गाड़ी नीचे गई, क्योंकि रास्ता था नहीं गाड़ी को क्रॉस करने का। पास में ढाबा था, देखा यार भी दोनों बसें आ रही थी और ये गाड़ी फिर ऊपर, और मैं बाहर खड़े होकर गाड़ी को देख रहा हूँ कि यार गाड़ी का कोई कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कोई नुकसान। गाड़ी में कुछ नहीं हुआ। मैं गाड़ी से खड़ा होकर देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ लोग नीचे को देख रहे हैं। तो मैं लोगों के पास गया, उनको विश्वास नहीं हुआ कि बस वाले खुद नहीं हुआ कि यार ये बंदा ऊपर कैसे है, बसें तो इतनी तेज़ दोनों आ रही थी लेकिन ये फिर ऊपर। फिर मुझे लगा वही बात कि मेरा जो साथ है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो आत्माएं हैं ना, पवित्र आत्माएं हैं, जो जिस हर अच्छे कदम काम कदम को आप कर रहे हो उसका कुछ ऐसी प्योर सोल्स जुड़ी हैं, पवित्र आत्माएं जुड़ी हैं जो जुड़ी हैं वहाँ पर। कहना नहीं चाहूँगा, कई लोगों ने मेरी ऐसी कोई भी सोच नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, मैंने बुरा नहीं सोचा कभी भी किसी के लिए, लेकिन जिन्होंने उस स्मारक के प्रति बुरा सोचा, लोगों को पता है भी आज उनकी क्या स्थिति है। फिर एक चीज़ बड़ी जो मुझे अभी भी याद रहती है मेरे मन में, मुझे एक महिला का फ़ोन आता है कि बेटा मैं उस सही स्मारक के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये हिमाचल की ही बात है, वहीं पर बिलासपुर की बात है। तो और वहाँ के जो एसडीएम थे उनका मुझे फ़ोन आता था कि वो महिला बार बार आ रही है ऑफिस में और वो कुछ करना चाहती है उस शहीद स्मारक के लिए। मैंने कहा साहब जी मैं ऐसा है कि भाई अभी कोई पेपर वर्क चल रहा है उसका, जब वो कंप्लीट होगा तो मैं आऊँगा यहाँ पर और उनसे कुछ योगदान लेकर जाऊँगा ज़रूर। तो चलो वो कंप्लीट हुआ और मैंने उनको फ़ोन किया भी आप ऐसा करो माता जी आप एसडीएम साहब के पास आ जाओ, उनके ऑफिस में आ जाओ, कार्यालय में। तो वो बैठे आके, उनके साथ उनका बेटा भी था। तो मैंने बेटे को बोला जाओ आप एक ईंट लेकर आओ। तो उन्होंने बताया कि मेरा जो हस्बैंड था उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। उनके हस्बैंड का नाम था शहीद उधम सिंह। घुमारमी एक क्षेत्र पड़ता है बिलासपुर में, वहाँ के रहने वाले हैं वो। तो वो ईंट लेकर आए, मैंने एसडीएम के सामने उनसे ईंट ली कि इन्होंने परिवार ने देश के लिए बड़ा बलिदान दिया है। तो भाई एसडीएम के हाथ थोड़ा अच्छा लगता है परिवार को कि एसडीएम भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा बेटा मैं कुछ और करना चाहती हूँ। मैंने कहा माता जी बताओ। तो उन्होंने पर्स उठाया और पर्स में से उन्होंने पैसे थे काफ़ी सारे, तो अमाउंट नहीं मैं बताऊंगा। तो उन्होंने ऐसे लिफाफा निकाला पैसों का, ऐसे टेबल पे रखे, बेटा जी ये मेरे जो पैसे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड जब शहीद हुए थे ना उसकी अमाउंट थी ये बची हुई। बाकी जो पैसे थे मिले थे वो बच्चों को पढ़ाया लिखाया मैंने, और ये पैसे उसमें से बचे हुए हैं, और ये पैसे मेरे पति के नाम से उस स्मारक पे आप लगवा देना। और इतने उस पैसों को देखकर एसडीएम साहब भी थोड़ा भावुक हुए। उन्होंने देखा यार हमारे कार्यालय से कलेक्शन बड़ी कम हुई है, यानी उनके पर्सनल ऑफिस से, और इन्होंने पहले अपने पति को खोया और उसकी पति की जो कमाई थी, नेक कमाई थी, अब वो सारी की सारी कमाई वो फिर से देश के नाम करने वाली है। ऐसा देख के पूरा का पूरा ऑफिस भावुक हुआ। तो मैंने उनको माता जी को बोला नहीं ये पैसे जो है हम नहीं ले सकते, आप एक काम कर सकते हैं, मैंने आपसे एक ईंट ले ली, आपके परिवार में 5 लोग हैं, आप 5 लोग एक एक सीमेंट का बैग दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे ये पैसे तो मैंने बहुत देर पहले सोचा हुआ था भी कुछ ऐसा बनेगा और ये सारे पैसे मैं वहीं पर लगाऊंगी। वो बहुत पहले ये कल्पना लेकर बैठी थी। तो ऐसे ऐसे लोग हमें जो थे मिले मुझे, जो पॉजिटिव एनर्जी के लिए थे, जिन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया। और वहाँ पर एक
जन समूह एक बहुत बड़ा खड़ा हुआ, प्रशासन के लोग आए, खड़े हुए उसके लिए, स्मारक के लिए आके। और उस स्मारक को मैं आपको ये तस्वीर देता हूँ, आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, इस तस्वीर में सरकार का 1 रुपया नहीं लगा और इसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपये लगा। जो आसपास लोगों ने और आप सब लोगों ने, जोड़ा। बिलासपुर के लोगों ने, वो जो मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ की टीम थी उसने बड़ा तकड़ा एक योगदान दिया। उसके अलावा कल्पना धीरे धीरे माइंड में डेवलप हो रही थी कि यार इन्होंने बिलासपुर के लिए थोड़ी ना शहादत दी है। जो मैं बिलासपुर में घूम रहा हूँ, ईंट मांगता मांगता घूम रहा हूँ, मैं क्यों ना देश में जाऊँ। तो मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जहाँ जब आप बिलासपुर की आपने बात करी, और जब हम अपने देश के सैनिकों की बात करते हैं या फोर्सेस की बात करते हैं, आपका जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी जगह ही जाते हैं और देश के अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहरों से। बिल्कुल। तो क्या अभी संजीव जी इस कोशिश को आगे देश के बाकी स्टेट में जाकर भी इस सोच को आगे डेवलप करना चाहते हैं लोग? आप नहीं, आगे भी हमने काम किया। मैंने जो आपको बताया मैंने कि भी उन्होंने बिलासपुर के लिए जान नहीं दी, उन्होंने भारत के लिए जान दी। वो भारत जिसमें इतनी सारी स्टेटें आती हैं और अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, भी क्यों ना मैं उन लोगों से भी मिलूं जाकर। तो बिलासपुर से मैं चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ का तो मैं रहने वाला हूं, तो मैंने यहाँ के लोगों को कहा, उन्होंने कहा यार वो तो बिलासपुर के हैं, तो बिलासपुर के लोगों से मांगो आप, उन्होंने तो वहीं के लोकल ही करो। मैंने कहा भाई उन्होंने बिलासपुर के लिए थोड़ी जान दी है, देश के लिए दी है, आप भी करो। तो यहाँ पर फिर चंडीगढ़ में छोटे छोटे प्रोग्राम करने शुरू किए। तो यहाँ पर भी लोगों ने एक एक ईंट इकट्ठी की, सीमेंट इकट्ठा किया, ऐसे काम किया और उसको वहाँ पर लेकर जाना शुरू किया। फिर मैं कुरुक्षेत्र भी गया, मैं अमृतसर भी गया, मैं होशियारपुर भी गया, पंजाब के अलग अलग हिस्सों में मैं गया। सबसे मैंने कहा कि आप भी सब अपना अपना योगदान दो। तो कहते हैं ना, अभी आपके काम को कोई ना कोई पीछे बैठकर देखता है। जो आपने बात की कि आपने जो राष्ट्रपति की, जो हमारे रामनाथ कोविंद जी थे, तो उन्होंने कैसे ईंट दी, वो भी एक मेरे लिए एक बड़ा वो रहा कि मुझे फ़ोन आता है। तो आपकी ये जो कोशिश थी ये देश के पूर्व राष्ट्रपति तक पहुंच चुकी थी। हाँ, जब वो अभी 1 साल हुआ था उनको राष्ट्रपति बने हुए को, तो मुझे फ़ोन आता है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफिस से बात कर रहा हूँ और प्रेसिडेंट साहब आपसे इस वाले मामले को वो और जानकारी चाहते हैं। तो मैं किसी के पास बैठा था उस वक्त, मुझे लगा ये कोई पॉलिटिकल प्रेसिडेंट की बात हो रही है, और क्योंकि वो स्मारक का काम चल रहा था, मैं उसको थोड़ा राजनीति से दूर रखना चाहता था कि इसमें समाज जुड़े, सभी पॉलिटिकल लोग जुड़े, क्योंकि विचार अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब भारतीयता तो एक है ना। हाँ। तो मैंने 3-4 बार इग्नोर किया उनको। वो फिर फ़ोन करें मेरे को, कहते क्या बात संजीव जी, आपको हमने 2-3 बार फ़ोन कर दिया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे उस चीज़ का। तो जो मेरे साथ व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी किसका फ़ोन आ रहा है बार बार। मैंने कहा यार ये फ़ोन आ रहा है बार बार, प्रेसिडेंट पता नहीं कौन है। कहते नंबर दिखाना। तो उन्होंने बोला यार ये नंबर तो मुशर्रफ का है, जहाँ प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति हमारे वो रुके हुए हैं, उनका एक यहाँ पर भी जी हाउस है यहाँ पर। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मेरे को बड़ी तलब सी हुई, मैंने कहा यार फ़ोन आएगा तो मैं बात करूँगा उनसे। 10-15 मिनट 20 मिनट फ़ोन नहीं आया उनका। मैंने कहा यार तो फ़ोन ही नहीं आ रहा है। फिर फ़ोन आया मेरे को कि भी आप हमें मैसेज कर दो इस काम के बारे में। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैं कहा मुझे नहीं पता था, मुझे लगा शायद कोई पॉलिटिकल ऐसा था। कहते अच्छा ऐसा है कि भाई आप कल सुबह 8:30 बजे आ जाना मुशर्रफ में, जहाँ वो ठहरे हुए थे। तो आप भाई साहब उस वक्त हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। मेरी जो इनकम होती थी वो तो बिलासपुर पेट्रोल में आने जाने में लग जाती थी, और उस वक्त कपड़े भी नहीं थे, और नॉर्मल से मैं डाल के गया हुआ था। तो मेरे को नीचे से किसी ऑफिसर का फ़ोन आया, तो वो कहते जी आप, तो मैंने कहा यार मेरे को ये दिक्कत आएगी। तो कहते क्या हुआ? मैं कहा मैं तो कपड़े भी नहीं लेके आया,
और मैंने तो बड़े जीन जून सी ऐसी डाली हुई है, टी शर्ट्स वगैरह ऐसे ही। कहते सर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो मैंने उन्हीं को बोल दिया फिर, मैं कहा आपके पास कोई पैंट है? तो वो कहते कि मतलब, मैंने कहा अपनी पैंट और मेरे को कुछ दे दो, अब मिलना है, कुछ तो करना है अब। तो कहते कोई नहीं, आ जा मेरे पास देख ले। तो वो सीनियर ऑफिसर थे, तो मैं उनके पास गया, उन्हीं के कपड़े डाले मैंने, और वहीं से उसके बाद वहीं से मैं निकला जाके, फिर प्रेसिडेंट साहब को मिला। तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट के साथ में, यानी कह सकते हैं, उन्होंने मेरे से सारी वार्तालाप की, कैसे बना रही हैं, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियली, ये वो। देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी पावर हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, और उनको तो हर चीज़ के बारे में पता ही था, मोमेंट के बारे में, क्योंकि सारी जानकारी उनके पास में थी। तो मैंने बड़े खुले मन से उनसे अपनी बात रखी कि मेरे मन में ये भावना है और ये मुझे करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं भी अपने परिवार की तरफ से आपको कुछ देना चाहूँगा। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे करके मैं कैश बिल्कुल भी नहीं, इस कार्य के लिए मैं बिल्कुल नहीं लेता। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे नीचे टीम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कल प्रेसिडेंट साहब आपको ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के दौरान आपको अपना योगदान देंगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाई जीवन में कि भाई आपके काम को कोई देख रहा था, और उनके मन में जो देश के प्रति जो श्रद्धा थी, उन्होंने पीछे नहीं हटे वो उस चीज़ से। और जो प्रोग्राम हुआ उसमें किसी को भी जानकारी नहीं थी कि प्रेसिडेंट साहब वो बिलासपुर में जो शहीद स्मारक बन रहा है उसके लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो उन्होंने जैसे ही अनाउंस किया, बोला कि ऐसे ऐसे करके बन रहा है, वहाँ सरकार में किसी को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। और उन्होंने बड़े अच्छे से स्टेज के ऊपर में उन्होंने एक ब्रिक दी, हमें 1 ईंट दी, अपना योगदान दिया। और उससे क्या हुआ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक मुहिम स्टार्ट हो गया, और लोगों में एक विश्वास बन गया कि यार अगर प्रेसिडेंट साहब दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। उसके बाद में हिमाचल के सभी मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, एमएलए हों और ऑफिसर्स हों, सब लोगों ने पूरा खुले दिल के साथ में उसमें अपना योगदान देना शुरू किया। वहाँ के चीफ सेक्रेटरी विनीत चौधरी जी, उन्होंने इस कार्य के लिए काफ़ी हमें अपना सहयोग दिया कि कदम कदम पर जहाँ हमें कोई दिक्कत आती थी वो हमें तुरंत इसको क्लियर करके देते थे कि नहीं आप काम करो, पेपर वर्क में आप चिंता ना करो, जो भी होगी हम इसको करेंगे। तो प्रेसिडेंट साहब आए तो उसके बाद में लोगों में और थोड़ी एनर्जी आई। जैसे जैसे एनर्जी आ रही थी वैसे वैसे नेगेटिव लोग भी हावी हो रहे थे, लेकिन नेगेटिव लोगों को का जो उनकी अपनी नेगेटिविटी थी, जिनकी लोगों की, वो जो शहीद थे ना वो उनको देख रहे थे, वो उनका काम कर रहे थे, मैं पॉजिटिव लोगों को मिल रहा था। मैंने ये अपनी 2 लाइनें बड़ी स्पष्ट रखी हुई थी मैंने कि मुझे काम कैसे करना है यहाँ पर आके। और वो बड़ा भव्य शहीद स्मारक बना है आज, लोगों की उसके साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है क्योंकि लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है। तो जिसने योगदान दिया है वो वहाँ पर देखता भी है जाकर भी क्या योगदान रहता है। आज तक अभी तक संजीव जी, अभी अगर हम बात करें तो कितने की आप किन जगह पर, जैसे आपने हरियाणा की बात करी, देखिए हरियाणा में जैसे बने हैं ऐसे हिमाचल प्रदेश में 2 बने हैं, और जम्मू में भी बना है एक, अभी जम्मू में के सांबा में भी बना है, नारायण सिंह के नाम से बना है। नारायण सिंह जी ऐसे शख्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, जिन्होंने देश के लिए पहली जान दी जब ये पार्टीशन हुआ था बाद से उन्होंने पहली अपनी जो जान थी देश के लिए वो दी। और आप देखिए ना, पार्टीशन 1947 में हुआ और कितने साल हो गए, उस परिवार को सम्मान नहीं मिला। वो परिवार क्या चाहता था? कुछ नहीं चाहता था, वो सरकार से कुछ नहीं चाहता था, ये चाहता था कि भाई हमारे पिता के नाम से कुछ बना दिया जाए। 70 सालों में नहीं हुआ। लेकिन जब लोगों को मैं मिला जाकर, वहाँ पर लोगों से बात की, तो वो बनकर तैयार हो गया, 3 महीने में तैयार हो गया। वो लोगों की श्रद्धा जुड़ी उसके साथ में। यानी मेरा कहने का भाव इतना है कि लोगों में इतनी बात करता हूँ कि भैया कि हम कम से कम जिन्होंने हमारे लिए जान दी है उनके लिए तो हम कुछ करें।
मेरी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊं, मैं वहाँ पर देश की सेवा कर सकूं, लेकिन वो मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन देश की सेवा करने के ये मेरे पास में एक अच्छा वो मुझे भगवान ने दिया, और इसके माध्यम से जितना मैं कर सकता था मैंने इसमें किया। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे ये कह सके कि हमने इनको पैसे दिए हैं। जो किया, आप देखिए इतने बने हैं, 3-3.5 करोड़ रुपये लगाए, लेकिन किसी से 1 रुपये नहीं लिया। ये जैसे आपने देशभक्ति की बात करी है अभी, और ये इतनी बड़ी सोच है जिसको आप आगे देश में भी लेके जाना चाह रहे हैं। देशभक्ति आप में इतनी है कि मैंने सुना था कि जब आप इस इनिशिएटिव से पहले आप प्राइवेट कहीं जॉब भी जब कर रहे थे, इस देशभक्ति का एक आपको भुगतान सहना पड़ा था कि कुछ ऐसा इंसिडेंट मैंने सुना था कि कोई 2010 में कुछ ऐसा वाकया हुआ था। उन चीज़ों को याद करता हूँ तो ना रोना सा आता है कि वो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या वो बात सही थी कि आपने किसी पर हाथ उठा दिया था? नहीं, ऐसा था, मैं किसी चैनल में काम करता था और मुझे बोला गया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे करके एक जम्मू कश्मीर से अलगाववादी नेता आ रहे हैं, मीरवाइज फारूक जिनका नाम था, किसान भवन में एक प्रोग्राम था। तो मैं भी गया हुआ था वहाँ पर कवरेज करने के लिए। तो उसमें क्या था कि, और ये चंडीगढ़ की ही बात है? चंडीगढ़ की बात है ये। तो उसमें उसने बोला मीरवाइज फारूक ने कि भाई देखिए, मैं ऐसे उसने बोला, देखिए मैं कश्मीर से भारत में आया हूँ। तो मुझे कुछ अटपटा सा लगा। मैंने कहा यार कौन सा कश्मीर, कौन से भारत से आया, वो तो हमारा ही है, भारत में ही है वो। मैंने इग्नोर किया। फिर उसने बोला 5-10 मिनट के बाद में बार बार बात को दोहरा रहा था वो, इसी बात को। तो फिर मैंने बोला, मैं कहा एक्सक्यूज़ मी सर, आप कश्मीर से बार बार भारत में आने की बात कर रहे हैं, वो कश्मीर ही भारत का है, आप ऐसे बार बार क्यों बात कर रहे हैं? तो मैंने ऐसे क्वेश्चन किया उससे, तो उसने ऐसे ऐसे करके कहा कि नहीं। मैंने कहा यार ये बंदा गड़बड़ है, ये गलत बोल रहा है ये। मेरा फ़र्ज़ बनता था पूछना, और मैं चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरे भारत की बात थी। जिस भारत ने हमें इतना कुछ दिया है, कहते हैं ना देश देता है हमें सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें ना। तो उसने फिर रिपीट किया। जब उसने रिपीट किया तो मैंने, मेरे साथ जो चैनल का एक, मेरे साथ में और भी एक व्यक्ति था, मैंने उसको बोला कि भाई मेरी तो छुट्टी होगी चैनल से आज। कहते क्या हुआ? मैं कहा नहीं बस आज लास्ट दिन लग रहा है मेरे को, बार बार ऐसा लग रहा है। तो कहते कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा? मैं कहा नहीं, मैं गड़बड़ क्यों करूँगा, गड़बड़ वो कर रहा है। और मैं उसके पास गया और उसका विरोध दर्ज करवाया मैंने। और विरोध जब दर्ज करवाया तो वो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया और हमारे ऊपर मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज होने के बाद में 3-4 दिन बड़ा सुर्खियों में रहा मैं भी। देखो वो राणा जी ने ऐसे कर दिया जी, कमाल कर दी जी। और पूरे चैनलों की चर्चा बार बार वही मेरी वीडियो टेबल पे ऐसे चलते हुए दिखाई दे रही थी। वो सभी चैनल दिखा रहे थे, अखबार दिखा रहे थे, सब कुछ। एक इंटरनेशनल इशू खड़ा हो गया और सब मामले हो गए, और ऐसे करके हमारे ऊपर मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज हुआ तो जो वो मामला तो चला हमारे ऊपर 10 साल के करीब। मैं यही चीज़ आपसे जानना चाहता, लोगों के लिए तो वो फुटेज जा रही थी, लोगों को तो वो दिख रहा था। हाँ। लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो भुगतान हुआ, उसके बाद आपको जॉब छोड़नी पड़ी, क्या क्या मुसीबतें आई उस टाइम? उसके बाद आपके पास मुसीबतें बहुत आई। 3 साल तो मेरे पास में जो सेविंग थी, नई शादी हुई थी, तो जो सेविंग थी वो मैंने अपने उसमें से खर्चा करता रहा मैं। लेकिन 2012 की बात है, जो मेरे पास पैसा था वो सारा ख़त्म हो गया और किसी ने नौकरी नहीं दी। बड़ी लोगों से बात की नौकरी के लिए, तो वो कहते नहीं राणा जी आपको नई जॉब दे सकते हम, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे करके मामला कर दिया और आप तो फिर भी कर सकते हो ऐसे। मैंने बड़ी कोशिश की नहीं, पर हर जगह से मेरे को नौकरी की मिली कि नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे को मिसयूज़ करना चाहते थे। वो क्या कहते थे मेरे को, राणा जी ऐसे काम देते हैं आपको कि आपका नाम तो बड़ा है शहर में, कि आपने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, आपने पंगा ले लिया, इतने बड़े आतंकवादी ही बोलते हैं उसको सब लोग, कि उनका साथ देता है वो व्यक्ति बार बार। तो कि ये मकान खाली कराने वाले ऐसे डीलर कांटेक्ट में आने शुरू हो गए। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा इसके लिए मैंने ये काम नहीं किया,
मेरे मन में भावना थी कि वो गलत बोल रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए, मैंने वो दिया, लेकिन साथ नहीं दिया। और जो मेरे इर्द गिर्द वाले जो लोग थे, सब लोगों ने मेरा धीरे 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 करके साथ छोड़ दिया। तो आप ये मानते हैं कि लोग आपके साथ कई बार तभी जुड़ते हैं जब उनसे आपको फ़ायदा हो रहा होता है? ऐसे तभी जुड़ते हैं। वो मैंने देखा, जब मैं चैनल में था ना, मेरे इतने दोस्त बने थे कि रात दिन मेरे को फ़ोन करना, राणा जी आज पार्टी में चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उधर चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो मिलते थे। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने उनको फ़ोन किया तो कोई फ़ोन नहीं उठाता था, किसी का रिस्पॉन्स ही बड़ा अजीब जाता था। तो मुझे लगा जब मेरे पास पावर, यानी चैनल में, चलो एक पत्रकार के पास में पावर क्या होती है, कुछ नहीं होती, लेकिन लोगों को लगता था ये हमारी खबर चलवा देगा, ये ऐसे हो जाएगा, चलो इसके साथ दोस्ती डालते हैं, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देगा ही देगा ये। तो ऐसे लोग, हमें लगता है कि वो हमारे दोस्त, मुझे गलतफहमी थी कि वो मेरे दोस्त, लेकिन वो दोस्त नहीं थे, वो तो एक सिर्फ पावर के साथ, एक कुर्सी के साथ थे वो। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने, पंकज जी मैं सच बताऊं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। और मैं किसी से ये नहीं, किसी को व्यक्ति को बोला मुझे यार 1000 रुपया 2000 रुपया दे दो, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि मैंने कुछ करना है अब। तो 2013 में स्वामी विवेकानंद जी की 150 साल पूरे देश में मनाया जा रहा था, तो उस मोमेंट के साथ मैं जुड़ा। तो फिर मुझे लगा कि भाई यार, अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने उसी वक्त ठाना कि नहीं यार, मैं कोशिश करता हूँ। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। आपको सच बताऊँ तो मेरा तो कुछ समय तो ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझे लेबर तक का काम करना पड़ा जाकर। क्या ऐसा भी आपके वक्त आया कि आपने वक्त आया, करना पड़ा मुझे? आपने ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ, मैंने किया है। मैं रात को काम करता था जाके, ऐसा कि यार मजदूरी करनी पड़ेगी जाके, लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के आगे, मजदूरी करके काम कर लूँगा। दिन में थोड़ा शर्माता था यार, लोग देखेंगे, अगर कहेंगे ये देख बड़ा देशभक्त चला था और अब ये दिहाड़ियाँ कर रहा है जाके। रात को इसलिए करता था जाके, कोई देखेगा नहीं मेरे को। वहाँ से जो मुझे पैसे बचे, मुझे याद है कि 2000 रुपये मेरे को 2-3 रातों का मुझे मिला था उस वक्त जो मैंने काम किया था। तो उसमें से फिर मैंने यहाँ पर सेक्टर 16 में पंजाब कला भवन है, मैंने उसमें 1 महीने का गैप डालकर 1000 रुपये दिया और 1 महीने का गैप डालकर बुक किया उसको। तो एक नाम रखा स्वामी विवेकानंद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। वो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर में ये खबर लगाई कि ऐसे करके एक प्रोग्राम होगा और उसमें जिन्होंने देश के लिए काम किया उनको सम्मानित किया जाएगा। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। 2013 की। तो वो प्रोग्राम जैसे वो अखबारों में उसकी धीरे धीरे खबरें लगनी शुरू हुई। कुछ दोस्त थे ऐसे प्रिंट मीडिया में जो साथ दे रहे थे मेरा, भी चल तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकते, खबर तो लगा ही सकते हैं ना जो तू काम कर रही है। तो वो खबर लगनी शुरू हुई। तो उसके बाद तो जो कुछ लोग मेरे से भाग गए थे, यानी डर कर भाग गए थे कि नहीं भाई ये इसके पास जाएंगे तो ये कुछ मांग लेना ले कभी। तो लोगों को लगा यार ये व्यक्ति फिर से अखबारों में आना शुरू हो गया। उस टाइम 2-3 अखबार हुआ करते थे और खबर लगती थी तो उसका असर होता था। तो उन्होंने कहा राणा जी आप ये प्रोग्राम कर रहे हो? मैं कहा हाँ यही प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो अच्छा बताओ हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए? मैंने कहा ऐसा करके यार ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसका 4-5 हज़ार रुपये इसका ऑडिटोरियम का है, अगर आप ये स्पॉन्सर कर सकते तो कर दो, हमें क्या फ़ायदा होगा? मैं कहा आपको एक मोमेंटो दे दूंगा मैं प्रोग्राम में। तो कहे ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं। चलो उन्होंने उस वक्त मेरा साथ दिया उस प्रोग्राम में। तो ऐसे वो प्रोग्राम किया और प्रोग्राम में मेरे को 5-6 हज़ार रुपये बचे। प्रोग्राम करने के बावजूद मुझे 5-6 हज़ार बचे। तो उस वक्त मेरे दोस्त थे अमृतसर में रहते हैं, रणजीत कुमार। मैंने उनको फ़ोन किया रणजीत को, मैं कह रहा ऐसे करके प्रोग्राम किया और बड़ा अच्छा हुआ प्रोग्राम। कहते राणा जी अच्छा आप ऐसा करो अमृतसर आ जाओ। उसने मुझे अमृतसर बुला लिया। फिर अमृतसर में बिरसा बिहार एक ऑडिटोरियम है वहाँ पर, फिर उसमें सेम प्रोग्राम किया, स्वामी विवेकानंद अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, सेम उसी की तर्ज पे अमृतसर में किया। अमृतसर के बाद होशियारपुर एक दोस्त थे हमारे लोकेश जी, जो पुराने मित्र थे जो जी, वो सारे खड़े हुए। होशियारपुर में गया तो होशियारपुर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। और उसके बाद पटियाला, लुधियाना, ऐसे यानी कहीं मैं जाके ज़िलों में घूमा, डिस्ट्रिक्टों में रहा।
और बड़े अच्छे कार्यक्रम हुए, और देशभक्त जो लोग थे जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनको फिर पब्लिक के सामने बाहर लेकर आया उनको। तो यानी ये रहा है कि यार ये जो जीवन है ना, इसमें कुछ करना है। तो कुल मिलाकर मुझे जो अभी तक आपके साथ जितनी बातचीत हुई कि आपकी कोशिश एक यही रही है कि समाज के जो असली नायक है उनको थोड़ा सम्मानित किया असली हीरो हैं जो, उनको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको सम्मानित करने से क्या होता था, उनके चेहरे पे एक स्माइल आती थी, वो मुझे मिलती थी। तो उनको आज जैसे हम बातचीत कर रहे हैं और जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या चीज़ आपको लगती है कि आप सोसाइटी से इस तरीके की कोशिशों के लिए आप क्या अपील करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप उनसे? मैं देखिए ये चाहता हूँ सोसाइटी से पंकज जी कि ये जो देश है ना, जैसे हमारा घर है ना, उस घर में कोई दिक्कत आती है, कोई कमी आती है, तो उसको हम ठीक करते हैं। जब देश में कोई दिक्कत आती है, गली मोहल्ले में कोई दिक्कत आती है, तो वो बात हम सरकार पर छोड़ देते हैं। भैया हमारी अपनी सड़कें, हमारा अपना शहर, सब कुछ हमारा, तो उसको सरकार पर क्यों छोड़ते? वो हमारा है यार, हम खुद करें, हमारा अपना है, उसको खुद करें। ये देश के प्रति जो भावना हमारी वो होनी चाहिए, यानी देश को हमें अपना समझना चाहिए, ये हमारा है, और उसको कोई दिक्कत आती है तो वो हमें भी दिक्कत आएगी। अगर इसको दिक्कत आती है तो उसको ठीक करना हमारा काम है। कि अगर अधिकार हैं तो कर्तव्य भी है। कर्तव्य भी है। तो यही रहा है पंकज जी जीवन में कि भाई ये जन्म जो है ना, ये व्यर्थ ना जाए। मैं आपसे जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे अब आपने जगह, जब अलग अलग जगह एक ईंट शहीद के नाम के आपने इसके तहत जो आपने स्मारक बनाए और जीर्णोद्वार गेट जिन्हें हम कहते हैं, मेमोरियल गेट्स बनाए आपने, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कहानियाँ आपके साथ होगी, और मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी किस्सा फिर हमें करना चाहिए। और मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे संजीव जी ने बीच में कहा कि इनका एक टफ़ टाइम भी आया था, वो टफ़ टाइम इनका आज भी कभी कभी नज़र आता है। मैंने कभी ही इन्हें सुना होगा, जब भी कोई इनके पास आता है, किसी काम के लिए बोलता है, ये कभी किसी के लिए मना नहीं करते। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए ये ज़रूर कोशिश होती है, जब भी मैं इनसे बात करता हूँ इनकी कोशिश ज़रूर होती है कि इस इंसान को कहीं काम अच्छे से मिल जाए। और यही सोच के साथ ये इस देशभक्ति की भावना को लेकर आगे चल रहे हैं। संजीव जी, ये जो हमारी बातचीत रही, ये इमोशन से भरपूर रही, और कहते हैं ना कि आजकल जैसे पॉडकास्ट में हंसी मजाक या कुछ ऐसा भी चलता है, लेकिन आपकी इन बातचीत के बीच में, इस पूरे जर्नी के बीच में मैं बड़ा जुड़ा रहा, और शायद वही जो आपका एक कोशिश है, जो ठहराव वो आपके चेहरे पे नज़र आता है, तभी आप कम मुस्कुराते हुए दिखते हैं। और आपके लिए बहुत सारी विशेष, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये बातचीत करके, और बहुत किस्से बाकी हैं, तो फिर आपके साथ एक मुलाकात और करेंगे हम, और फिर वो किस्से ऐसे होंगे जिसमें आपका बचपन नजर आएगा, जिसमें आपकी शरारतें नजर आएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पंकज जी, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उससे पहले आप इस देश के नागरिक हैं, तो हमें हमेशा जर्नलिस्ट के साथ साथ में देश का अच्छा नागरिक भी बनना है। तो आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप भी ऐसे ही देशभक्ति का कुछ ना कुछ कार्य करते रहें, जिससे समाज को लाभ मिले। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आज हमारे साथ संजीव राणा जी जुड़े थे, अब ये पॉडकास्ट विद आरजे पंकज पमू, ये कार्यक्रम जो है, ये जो सफ़र है, ये चलता रहेगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर एक एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि कुछ नया कुछ सीखने को मिले, नया जानने को मिले, और वो नया जानना आपसे भी मिल सकता है। मेरा कहना सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े, मेरा कहने का जो बात है वो ये भी है कि आप ये बता सकते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होंगी, क्योंकि हम एक सोच के साथ आगे चल सकते हैं। जैसे संजीव जी ने कहा, एक ईंट की बात करी, तो वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। अगर मैं आप सभी एक एक बूंद जोड़ेंगे तो ज़रूर एक सागर ज़रूर बनेगा। अब आपसे लूँगा मैं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। धन्यवाद।